नमस्कार साथियों। देखिए, आज आपके लिए जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है भारत का अफवाह तंत्र। देखिएगा, हम यहाँ पर आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ना। और उस भारत के मेन टॉपिक का जो नाम है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पर भारत का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, ठीक है। देखिए, भारत के अफवाह तंत्र को बात करें तो मेजर रूप से हम देखेंगे तो इसे दो पार्टों में बांटा जाता है। हाँ, हो सकता है आपने 3 पार्ट देख रखे हो, बट याद रखिएगा कि भारत के अफ़वाह तंत्र को हम मेन रूप से जो बाँटते हैं, वो 2 रूप से बाँटते हैं। ज़रा समझिएगा। यदि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा कि यदि मैं पहले पार्ट को लेकर बात कर रहा हूँ, तो उस पार्ट को बोला जाता है हिमालय अफ़वाह तंत्र। हिमालय अफ़वाह तंत्र। दूसरी ओर मैं बात करता हूँ, तो दोस्तों इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, ठीक है। यदि आप हिमालय अफवाह तंत्र को देखते हैं तो हिमालय अफवाह तंत्र को क्या किया जाता है कि इसे दो भागों में नहीं, तीन भागों में बांटा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जैसे गंगा अफवाह तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम देखें तो इसे बोला जाएगा सिंधु अफवाह तंत्र। समझाऊंगा ये अफवाह तंत्र भी क्या होता है। अफवाह तंत्र। तीसरा इसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र, यानी हिमालय जो अफवाह तंत्र है उसको मेजर रूप से हमने तीन पार्टों में बांटा है। गंगा अफवाह तंत्र, सिंधु अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। यहां पर याद रखिएगा अफवाह तंत्र का क्या मतलब है कि अफवाह तंत्र हम उसे कहते हैं जिसमें मुख्य नदी होती है, सहायक नदियां होती हैं और उनकी उपसहायक नदियां। यानी एक प्रकार से अफवाह तंत्र में मुख्य नदी, सहायक नदी और उपसहायक नदियों को दोस्तों शामिल किया जाता है और उस संपूर्ण को मिलाकर हम बोलते हैं अफवाह तंत्र। ओके। प्रायद्वीपीय भारत का जो अफवाह तंत्र है उसे जरा गौर करके देखिएगा। इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक को तो हम कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। दूसरा यदि आप देखो तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर का अफवाह तंत्र, ठीक है। अरब सागर का अफवाह तंत्र, ये मेजर रूप से बांटा गया है इसको। तो आपने क्या देखा अभी तक कि अफवाह तंत्र को मेजर रूप से दो भागों में बांटता है, हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालय अफवाह तंत्र को यदि आप देखते हो तो गंगा अफवाह तंत्र सिंधु और ब्रह्मपुत्र में बांटा गया है। वहीं पे आप प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र को देखते हो तो दो भागों में अरब सागर का अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र इस रूप में बांटा गया है। ओके। अब थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लिए चलता हूं। देखिएगा, गंगा अफवाह तंत्र में हो गया ना भाई, गंगा और उसकी सहायक नदियां वगैरह आएंगी और उनकी उपसहायक नदियां। थोड़ा सा मैं प्रायद्वीपीय पठार की भी अफवाह तंत्र की बात कर देता हूं ना, या प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की बात करें हम मुख्य रूप से तो देखिएगा इसे मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि दो भागों में बांटा गया है। एक को तो हम बोलते हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र, अरब सागर अफवाह तंत्र।
दूसरा यदि आप देखोगे तो दूसरा दोस्तों यहां पर बोला जाता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अब आपको इसमें देखना क्या है? इसको देखने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर जो बहने वाली नदियां हैं, थोड़ा सा उनका एक बार नाम नाम हम देख लेते हैं ना। हालांकि पूरी डिटेल से तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक बार नाम माइंड में धीरे धीरे होने लगेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखिएगा, अरब सागर अफवाह तंत्र की बात करते हैं हम, तो अरब सागर अफवाह तंत्र में देखिएगा आपको नदी नजर आएगी साबरमती। ठीक, अफवाह तंत्र में नदी नजर आएगी आपको पश्चिमी बनास, आपको नजर आएगी लूणी, आपको नजर आएगी माही, आपको नजर आएगी भादर, आपको नजर आएगी सतरंजी, आपको नजर आएगी नर्मदा, आपको नजर आएगी तापी। ठीक है, आपको नजर आएगी काली, आपको नजर आएगी मांडवी, आपको नजर आएगी दोस्तों यहां पर जुआरी, आपको नजर आएगी यहां पर श्रावती। ये मुख्य नदियां ही बता रहा हूं, मैं सहायक नदियां नहीं बता रहा हूं। आपको यहां पर नजर आएगी पेरियार, और आपको नजर आएगी यहां पर भरत पूजा। भरत पूजा ये यानी कि अरब सागर अफवाह तंत्र का मेनली हिस्सा है, जो कि सारी की सारी नदियां कहां पर गिरती हैं? अरब सागर में। साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी, माही, भादर, सतरंजी, नर्मदा, तापी, काली, मांडवी, जुआरी, श्रावती, पेरियार और भरतपुजा। ये सारी नदियां अरब सागर में गिरने वाली हैं। यहां पर मेरा बताने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जिससे आपके माइंड में ये रहे कि कुछ ऐसी नदियां हैं। हालांकि डिटेल से हम पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको याद भी होती जाएंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। दूसरा देखिए यहां पर बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। यदि आप इसकी बात करते हो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात बताऊं तो एक नदी आती है और उसे दोस्तों हम कहते हैं सवर्ण रेखा नदी। सवर्ण रेखा के जस्ट नीचे की ओर आएंगे तो दोस्तों आपको नजर आएगी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी के बाद में और नीचे की ओर आते हैं हम, तो आपको नजर आएगी भाई महानदी। महानदी से दोस्तों मैं नीचे की ओर आता हूं, हमें नजर आएगी गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद में नीचे की ओर आते हैं हम, तो हमें नजर आएगी कृष्णा नदी। कृष्णा के बाद में नीचे की ओर आते हैं, देखिएगा आपको एक नदी आएगी नजर, उसे पेन्नार कहा जाता है। एक नदी नजर आएगी पल्लार कहा जाता है, और एक नदी आएगी उसे कावेरी कहा जाता है। फिर एक नदी और नजर आएगी, उसे वेंगई कहते हैं। और दोस्तों एक नदी और नजर आएगी जिसे ताम्रपर्णी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रपर्णी। तो ये सभी नदियां सवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पल्लार, पल्लार, कावेरी, वेंगई और ताम्रपर्णी, ये सभी की सभी नदियां दोस्तों क्या हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां पर वापस लिए चलता हूं। यहां पर डिटेल देखिएगा, क्या बात है। ये हिमालय जो अफवाह तंत्र है, ये एक्चुअल में इसका जो स्रोत है, इनका उद्गम जो स्रोत है, वो क्या होता है? इनका उद्गम स्रोत हिमनद होता है, या फिर आप इन्हें ग्लेशियर भी बोल सकते हो, ग्लेशियर, या फिर आप इन्हें हिमानी भी बोल सकते हो। ठीक है। और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का यदि आप स्रोत देखते हैं कि इन नदियों का उद्गम कहां से होता है, तो इनका उद्गम स्रोत मेनली जो है वो वर्षा का जल है। क्या है? वर्षा का जल। अब इन चीजों से आपको देखो दो चीजें कनेक्ट करनी है ना, कि हिमालय अफवाह तंत्र है तो ग्लेशियर है वो लगातार पिघल रहे हैं, इसलिए हिमालय जो अफवाह तंत्र है, वहां से निकलने वाली जो नदियां हैं वो सदावाहिनी है। सदावाहिनी है।
सदावाहिनी का मतलब है कि लगातार बहने वाली नदियां। ओके, यहां पर इस प्रायद्वीपीय अफवातंत्र की बात करते हैं तो ये प्रायद्वीपीय अफवातंत्र जो है वो दोस्तों मौसमी है। मौसमी का मतलब क्या है? जब वर्षा आएगी, ठीक है, वर्षा आएगी तो क्या होगा? वर्षा आएगी तो इनमें पानी आ जाएगा, वर्षा नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा। लेकिन हिमालय अफवातंत्र में ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि हिमालय अफवातंत्र का जो मेजर स्रोत है वो कौन सा है? हिमानी हिमनद या ग्लेशियर। ठीक है, इस कारण से वहां पर क्या होता है कि लगातार पानी आता रहता है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, आप इनके बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि ये मैदानों का निर्माण बहुत ज्यादा करती हैं। क्या करती हैं? मैदानों का निर्माण। कौन सी करती हैं? अधिक, हिमालय वाली। और ये मैदानों का निर्माण कम करती हैं। मैदानों का निर्माण कम करती है ना, ज्यादा चौड़े नहीं करते, मतलब बहुत कम करती हैं। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। ओके, अब मैं आपको लिए चलता हूं कि इन नदियों से रिलेटेड जो आपकी शब्दावली है, थोड़ी सी हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं ना। मेन हेडिंग हमारी क्या रहेगी? नदियों से संबंधित शब्दावली। नदियों से संबंधित शब्दावली। नदियों से संबंधित आप शब्दावली की बात करते हैं तो देखिएगा, चलिए मैं पहले नंबर पे तो बात कर लेता हूं अफवाह तंत्र को लेकर ही। ये अफवाह तंत्र क्या है? क्योंकि नदियों से रिलेटेड हम इसकी बार बार चर्चा करेंगे। तो अफवाह तंत्र की दोस्तों हम बात करते हैं तो अफवाह तंत्र का हमारा इससे क्या मतलब है? अफवाह तंत्र से देखिएगा, हमारा मतलब ये रहेगा कि अफवाह तंत्र में मुख्य नदी प्लस सहायक नदियां प्लस उपसहायक नदियों से बने तंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? अपवाह तंत्र कहा जाता है। अपवाह तंत्र कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, यहां पर मैं देखो थोड़ी सी और बात बताऊं। एक नाम सुना होगा आपने, बेसिन का। ठीक है, नदी बेसिन। बेसिन की हम बात करते हैं तो बेसिन का हमारा क्या तात्पर्य है? बेसिन से तात्पर्य हमारा ये है कि जहां पर उच्च भागों का जल, उच्च भागों का जल उच्च भागों का जल आकर इकट्ठा होता हो, इकट्ठा होता हो, या फिर आप बोल सकते हो कि एकत्र होता हो या एकत्रित होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बेसिन। अब इन दोनों को मैं एक डायग्राम से समझा देता हूं आपको ना, जिससे कि आप समझ पाओ। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, ये मान लेते हैं आपकी कोई मुख्य नदी। क्या है? मुख्य नदी। फिर क्या है? ये मुख्य नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, फिर मुख्य नदी की सहायक नदियां हो गई, अब कुछ इसकी उपसहायक नदियां भी हैं। ठीक है, ये इनकी उपसहायक नदियां हो गई, ये उपसहायक नदियां हो गई। तो इस वाले पूरे डायग्राम को मिलाकर, इस पूरे डायग्राम को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? इस पूरे डायग्राम को बोलेंगे हम अपवाह तंत्र। ठीक है,
अपवाह तंत्र में देखो क्या हो रहा है, ये वाली जो नदी है यहां पर उपसहायक नदी है, ठीक है। ये वाली नदी है ब्राउन कलर वाली, इसे हम बोलेंगे सहायक नदी। और ये वाली नदी होगी वो कौन सी होगी, मुख्य नदी, मुख्य नदी। लेकिन लेकिन यदि मैं बात कर रहा हूं कि देखो उच्च भाग है ये इधर वाले, ये इधर वाले जो पार्ट है वो दोस्तों क्या है, उच्च भाग के रूप में, उच्च भाग। इधर से भी देखो उच्च भाग है तभी तो जल बीच में आ रहा है, उच्च भाग। और ये जहां पर ये मुख्य नदी बह रही है उसका भाग को बोलेंगे हम निम्न भाग। तो यहां वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है मेन रूप से ये वाला एरिया जहां पर निम्न भाग है ना, तो ये दोस्तों क्या कहलाता है, ये कहलाता है नदी बेसिन। क्या कहलाएगा, नदी बेसिन, कि जहां पर उच्च भागों का जल आकर इकट्ठा होता, उसे हम नदी बेसिन कहते हैं। इसी प्रकार से आगे की ओर चलते हैं। देखिए आगे की ओर चलते हैं तो आपको कुछ और शब्दावली जैसे नजर आएगी यहां पर। और शब्दावली की मैं बात करता हूं तो जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि ये डेल्टा क्या होता है, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा देखिएगा, सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम से समझाता हूं आपको। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई नदी है जो लंबी दूरी तय करके आ रही है, और यहां पर मान लेते हैं कि ये समुद्र का किनारा है, या फिर मैं इसे बोल देता हूं तट, ठीक है। अब नदी यहां पर गिरने से पहले, नदी यहां पर गिरने से पहले क्या करेगी कि यहां पर अपने साथ देखो नदी, पहली बात तो यहां पर ये एक याद रखिएगा कि ये जो डेल्टा बनाने वाली नदियां होती हैं वो लंबी दूरी की नदियां होती हैं, या लंबी दूरी तय करती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। लंबी दूरी जब भी नदियां तय करती हैं तो नदी का जो वेग होता है, नदी वेग, वो क्या होता है दोस्तों, कम होता है। नदी वेग कम होगा तो अपने साथ लाए गए जो अवसाद हैं, नदियां उनको समुद्र में गिरने से पहले क्या कर देती है, किनारे पर जमा कर देती है। क्या कर देती है दोस्तों, किनारे पर जमा कर देती है। ओके, ये किनारे पर जमा हो गए। अब नदी क्या करेगी, नदी तो बहेगी, तो नदी क्या करती है कि इन जमे हुए या छोड़े हुए अवसादों के मध्य से अनेक धाराओं के रूप में बहती है। ऐसे आप देख पा रहे हैं, तो इसकी आकृति कुछ हाथ के पंजे के समान है ना। आकृति कैसी बन रही है, हाथ के पंजे के समान आकृति बन रही है ना। ये यहां पर आप देख पा रहे हैं तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद है, ठीक है। और साथ में ही देखिएगा इसका जो यदि आप आकार देखते हैं तो आकार आपको नजर आएगा हाथ के पंजे के समान, हाथ के पंजे के समान आपको आकार नजर आएगा, ठीक है। और यहां वाले इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस पार्ट को बोलते हैं हम डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। ओके, यानी सिंपल सा मैं यहां पर आपको समझाना चाहूं तो डेल्टा के लिए मेरी क्या परिभाषा बन सकती है, मेरी परिभाषा ये बन सकती है कि जब जब नदी लंबी दूरी तय करके, जब नदी लंबी दूरी तय करके आती है तब तब उसका वेग वेग बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। एवं नदी अपने साथ लाए, अपने साथ लाए अवसादों को
मुहाने पर जमा करती है तथा इन अवसादों के मध्य से तथा इन अवसादों के मध्य से अनेक धाराओं के रूप में अनेक धाराओं के रूप में बहती है जिसके कारण हाथ के पंजे के समान हाथ के पंजे के समान आकृति का निर्माण होता है आकृति का निर्माण होता है। इसे डेल्टा कहा जाता है इसे डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जो थ्योरी मैंने लिखी है उसको आपको एक दो बार पढ़ना है। एक दो बार पढ़ने के बाद में इसको बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, फिर आपको ये केवल छोटा सा जो डायग्राम हमने बनाया है तो उसे आप आराम से समझ जाओगे। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं यहां पर, तो देखिएगा एक वर्ड आता है और उस वर्ड को कहा जाता है एश्चुरी एश्चुरी या फिर इसे कहा जाता है जवार नदमुख जवार नदमुख। ठीक है, अब जरा समझिए। पहले तो मैं डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। समझिए कि ये कोई नदी है जो ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर रही है। ये समुद्र का तट है, मतलब किनारा। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नदी जो है वो अपने साथ लाए अवसादों को समुद्र के अंदर तक लेके जा रही है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, समुद्र के अंदर तक लेके जा रही है ना अवसादों। चलिए, ये नदी के साथ आए हुए क्या है, अवसाद। समुद्र के अंदर तक। ठीक है, यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पर देखिएगा नदी का जो वेग होता है वो तीव्र होता है, कम नहीं होता। नदी का वेग दोस्तों क्या होता है, तीव्र होता है। और ये नदियां ज्यादा दूरी तय नहीं करती, तो ये क्या करती हैं, कम दूरी तय करती हैं, कम दूरी तय करती है। ठीक है, कम दूरी तय करती हैं। और एक चीज का स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, जवार ये पीछे वाले में आपको मैं लिख देता हूं यहां पर, और वो नोट लगा के जरा समझिएगा कि नोट क्या पॉइंट कह रहा है। नोट ये कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां नदियां डेल्टा बनाती है, मोस्टली डेल्टा बनाती। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो गंगा का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, आपके महानदी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, सारे डेल्टा है। वहीं पे इस वाले में आपने देखा कि समुद्र के अंदर तक लेके जाती है अवसादों को। तो पहली बात तो इसके लिए आप थ्योरी लिखना चाहें तो थ्योरी देखिएगा इसके लिए क्या हो सकती है। थ्योरी के लिए हम बोलेंगे तो यहां पर हमारे सामने जो वर्ड निकल के आएंगे वो क्या निकल के आ रहे हैं जरा देखिएगा, कि जब नदी
जब नदी कम दूरी तय करके आती है, तय करके आती है, तब उसका वेग तीव्र होता है, तीव्र होता है। एवं नदी अपने साथ लाए अवसादों को अपने साथ लाए अवसादों को मुहाने पर, मुहाना वर्ड समझाऊंगा, दोनों जगह प्रयोग लिया है। मुहाना क्या होता है? मुहाने पर ना छोड़कर, छोड़कर ये कोई सागर हो सकता है, कोई समुद्र बोल सकता है, या कोई महासागर बोल सकता है। ठीक है, अंदर तक लेके जाती है, अंदर तक ले जाती है। इसे एस्चुरी या फिर दोस्तों क्या कहा जाता है? जवार नदमुख कहा जाता है, कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो तो यहां पर मैं एक पॉइंट लगा के ये लिख सकता हूं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी या फिर जवार नदमुख बनाती है। ये बात आप स्पेशली ध्यान रखेंगे ना। तो हमने जवार नदमुख क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ठीक है, अपवाह तंत्र क्या होता है, बेसिन क्या होता है, ये सभी चीजें देख ली। अब एक वर्ड की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ये मुहाना शब्द जो आपके सामने बार बार आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसके लिए आप छोटा सा वर्ड देखना चाहें तो नदी का अंतिम स्थान, अंतिम स्थान जहां पर वह अपना जल गिराती है, अपना जल गिराती है। और ये अंतिम स्थान का मतलब, अंतिम स्थान का मतलब हमारा समुद्र से है, महासागर से है, या फिर सागर से है ना, तो वहां पर वह स्थान हो गया। एक वर्ड आता है, आपने नाम सुना होगा, संगम, संगम, या फिर आप कई बार बोलते हैं प्रयाग। ठीक है, तो ये वर्ड क्या है? तो इसका मतलब है दो या फिर आप बोल सकते हो अधिक नदियों के मिलने का स्थान, मिलने का स्थान। यदि यहां पर देखो दो नदियां मिल रही है ना, दो नदियां मिल रही हैं, तो उसे हम मेनली जनरली प्रयोग करते हैं प्रयाग का। ठीक है, और यदि यहां पर तीन नदियां मिल रही हैं ना, तीन नदियां, यदि तीन नदियों का संगम हो रहा है तो तीन नदियों के संगम को दोस्तों कहा जाता है त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। वहीं पे संगम हो गया, प्रयाग हो गया, मुहाना हो गया। एक वर्ड आता है दोआब का। क्या आता है? दोआब। ये दोआब क्या है?
दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के मध्य की भूमि या बीच की भूमि, उसे क्या कहते हैं? दोआब। और यदि यही वर्ड है, दोआब की जगह त्रियाब हो जाए, त्रियाब, तो त्रियाब में बस दो की जगह दोस्तों क्या कर देना आपको? तीन नदियां। तीन नदियों के मध्य की भूमि। तीन नदियों के मध्य की भूमि, तो उसे क्या कह देंगे हम? दोआब। और नदियों से रिलेटेड ही, नदियों के द्वारा ही देखो निर्माण होता, आपको पता है, खादर प्रदेश का। और आपको पता है एक निर्माण होता है बांगर प्रदेश का। खादर का मैंने आपको क्या बताया था? खादर का मतलब है नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान। क्या है? नवीन जलोढ़ है। बांगर प्रदेश का मतलब हमारा प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से है, या प्राचीन जलोढ़ों से है। तो ये कुछ नदियों से रिलेटेड आपकी कुछ शब्दावली थी, उम्मीद आप देख पा रहे होंगे। वहीं पे आपने नाम सुना होगा एक बांध एवं एक नाम सुना होगा बैराज का। चलिए मैं आगे वाली स्लाइड में थोड़ा सा देख लेता हूँ ना, तो ये तो आप देख लीजिएगा, आराम से समझ आ जाएगा, एक बार लिखते लिखते याद हो जाएगा, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। एक देखिएगा, बांध और बैराज के बारे में कुछ बात बताता हूं, क्या डिफरेंट होता है इनमें। बांध एवं बैराज, ठीक है। दोनों की बात करते हैं तो दोनों एक एक प्रकार से हम बोले तो पानी को रोकने के लिए ही बनाए जाते हैं, एक प्रकार से सिमिलर ही होता है। बट इनमें मेन डिफरेंट क्या होता है कि बांधों की बात करते हैं तो वहां पर पानी निकासी के लिए ज्यादा गेट नहीं बनाए जाते, लेकिन बैराज जब आता है तो उसमें पानी निकासी के लिए ज्यादा गेट बनाए जाते हैं। ये मेजर डिफरेंट होता है ना। इनमें मेन डिफरेंट क्या हो जाएगा कि पानी निकास के लिए बांधों की अपेक्षा अपेक्षा बैराज में ज्यादा गेट बनाए जाते हैं, ज्यादा गेट बनाए जाते हैं, ठीक है। मेजर डिफरेंट तो यही होगा, बाकी का सारे उपयोग सिंचाई वगैरह है, वो सारी चीजें इनमें दोनों में ही होती है। बांध हो गया आपका, बैराज भी हो गया, ठीक है। तो ये वर्ड उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, बांध क्या होता है, बैराज क्या होता है। इससे पहले हमने क्या क्या चीजें देखी हैं? दोआब है, त्रियाब है, खादर है, बांगर है, संगम है, प्रयाग है, मुहाना है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जैसे हमने यहाँ पर किस किस को लेकर बात की थी कि जैसे अपवाद अंतर क्या होता है, और अपवाद अंतर के साथ में हमने बात की कि बेसिन क्या होता है। ये सभी चीजें हम देख चुके हैं। और इसी के साथ में यदि हम बात करें तो एक चीज को थोड़ा सा और देख लेते हैं ना, और वो चीज क्या है जरा समझते हैं ना, बांध और बैराज के साथ में। एक आपने नाम सुना होगा वर्ड, जिसे दोस्तों बोला जाता है गार्ज। क्या बोला जाता है? गार्ज। गार्ज, जैसे मैंने काफी बार बताया है, हालांकि नदियों में मैं और बताऊंगा कि भारत का नहीं, विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज है। वो आपको पता हो तो सिंधु नदी पर है, जिसे बूंजी गार्ज के नाम से जाना जाता है। 5181 मीटर या 5200 मीटर गहरा है। तो यहाँ पर गार्ज की हम बात करते हैं तो गार्ज का देखो मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये कोई पहाड़ी है। अब इस पहाड़ी में मेनली या मेजर रूप से हम बात कर रहे हैं हिमालय को लेकर। ट्रांस हिमालय की जब हमने बात की थी तो ट्रांस हिमालय में मैंने आपको यह समझाया था कि ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। जैसे सतलज की बात की हमने, सिंधु की बात की और ब्रह्मपुत्र की बात की। ये तीनों है वो हिमालय के उत्थान से पहले से बह रही थी। तो जैसे जैसे एक समझो
कि जब मान लेते हैं कि ये हिमालय बना ही नहीं था, है ना? हिमालय बना ही नहीं था, नदी यहां से बह रही थी, ऐसे ऐसे बह रही थी, इसको काट कर। ओके, अब जरा देखिएगा, ये हिमालय उठता गया, नदी उसको काटती गई, हिमालय उठता गया, नदी उसको काटती गई। अब वर्तमान में सिचुएशन आपको कैसी नजर आ रही है? अब आप गौर से देखेंगे तो इस पर्वतमाला को कुछ यूं काट दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? कुछ यूं काट दिया है, ऐसे। अब यदि आप नदी को देख पा रहे हैं तो नदी देखिएगा यहां से बह रही है, यहां से। ये ऊपर से धीरे धीरे काटती 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 यहां तक काट दिया है। ये ऐसा नहीं है कि पहले नदी यहां ऊपर से बहा करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। नदी यहीं से बह रही थी, ये पर्वतमाला का धीरे धीरे निर्माण होता गया, ये ऊपर की ओर उठती गई। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हुआ, ऊपर की ओर उठती गई, और ये नदी है वो इसको काटती गई। तो यदि आप यहां से, कोई व्यक्ति खड़ा होकर यहां से इस देखता है, ठीक है, इधर की ओर देखता है, तो यहां पर देखेगा तो ये लगभग जो ऊंचाई है, ये कितनी नजर आएगी यहां से? ये लगभग 5200 मीटर, लगभग 5.25 किलोमीटर की ऊंचाई से देखेगा। तो यहाँ पर जैसे सिंधु नदी है, वो एक प्रकार से हम बोले तो एक सफेद रेखा के समान दिखाई देती है, सफेद रेखा के समान दिखाई देती है। और ऐसी वाली जो आकृति होती है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं गार्ज। तो गार्ज के लिए हमारी क्या परिभाषा बनेगी? कि ये बोल सकते हैं हम कि पूर्ववर्ती नदियों द्वारा, पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब हमारा किससे है? पूर्ववर्ती नदियां हम उसे कहते हैं जिनका, या वो हिमालय के उत्थान से पहले से बह रही थी और आज वर्तमान में हिमालय को काटकर बहती हैं, उसे बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियों द्वारा हिमालय को काटकर एक सकरे, मतलब बहुत कम चौड़ा, एक सकरे, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये दर्रा दर्रा टाइप का ही है, एक सकरे खड्डे के रूप में काटकर, एक सकरे खड्डे के रूप में नदियां यहां से बहती है, यहां से बहती है, और उसे हम क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। ओके, या फिर ज्यादा डेफिनेशन लंबी चौड़ी चाहिए, आप ये डायग्राम है ना, इसको थोड़ा सा देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। आपको बार बार थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये डायग्राम सबसे मेन है। आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे कि पूरी क्लासे होने के बावजूद भी आप 3 घंटे में डायग्राम और मैप से आराम से रिवीजन कर पाओगे पूरा क्लियरली। इसीलिए साथ में मैं डायग्राम भी बनाता जा रहा हूं। थ्योरी 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें। हो गया यहां तक? फिर ठीक है, एक वर्ड आता है, उसे हम बोलते हैं जलप्रपात। जलप्रपात, ये जलप्रपात क्या होता है जरा देखिए। जैसे मान लेते हैं ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, इस पहाड़ी से क्या हुआ कि कोई नदी निकली, फिर यहां पर एकदम 90 डिग्री के कोण पे गिर रही है, फिर यहां से बह रही है, फिर वापस 90 डिग्री के कोण पे बन गिर रही है, और यहां पर क्या हो रहा है? एक गड्ढे रूपी संरचना का निर्माण हो रहा है। ठीक है, गड्ढे रूपी संरचना का निर्माण, और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं, जलप्रपात। पहाड़ी, यानी पहाड़ी से या कोई पर्वत से नदी सीधी 90 डिग्री पे गिर रही है, 90 डिग्री पे, ठीक है, या ये तो एक स्टेप भी हो सकती है, 2 स्टेप भी हो सकती है, या इससे ज्यादा भी हो सकती है। एक स्टेप मान लो ये पहाड़ी यहां तक होती, सीधी नीचे गिरती, गड्ढे रूपी संरचना का निर्माण करती, उसे भी जलप्रपात ही बोलते। मान लेते ये स्टेप 1, 2, 3, 4 जितनी होती तो भी उसे जलप्रपात ही बोलते हैं। एक स्टेप में गिरता उसे एक स्टेप वाला जलप्रपात बोल देते हैं, ज्यादा स्टेप में गिरता तो उसे ज्यादा स्टेप वाला जलप्रपात बोल देते हैं। परिभाषा इसके लिए देखेंगे सिंपल सी, तो परिभाषा इसके लिए क्या बनेगी?
परिभाषा इसके लिए बनेगी कि जब नदी किसी पर्वत से, जब नदी किसी पर्वत से 90 डिग्री के कोण से नीचे गिरती है, नीचे गिरती है एवं नीचे स्थित कमजोर चट्टानों को काटकर एक गड्ढे रूपी संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को जलप्रपात या फिर वाटरफॉल कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। यानी एक प्रकार से मैं बोल दो छोटा सा तालाब या पौंड सा बन जाता है यहां पर। ओके, तो उम्मीद है आज का सेशन यहां तक आपको समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम गंगा नदी से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिएगा।